हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे एंड के एग्ज़ाम्स हंटर। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जेकेपी एसआई और जे एंड के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है। उसी के रिगार्डिंग आज हम आपके लिए अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की एक और वीडियो लेकर आए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे PFMS भी कहा जाता है, वॉज प्रीवियसली नोन एज व्हाट। जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है उसको पहले क्या कहा जाता था? तो आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम। ऑप्शन बी, पब्लिक प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम। ऑप्शन सी, फंड प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम। और ऑप्शन डी, प्रॉपर्टीज प्लान स्कीम फॉर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सेंट्रल प्लान स्कीम फॉर मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है उसे पहले सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम कहा जाता था। ठीक है, अब ये PFMS है क्या? ये एक्चुअली एक गवर्नमेंट की स्कीम है, सिस्टम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, जिससे गवर्नमेंट क्या करती है, अपने जो एक्सपेंडिचर है उसको चेक रखती है, उस पर चेक रखती है। जैसे गवर्नमेंट जो स्कीम्स निकालती है, जो अपनी असिस्टेंस स्कीम्स निकालती है किसी जो पब्लिक के लिए, फार्मर्स हो गए, जैसे नॉर्मल पब्लिक होगी, कोई पॉवर्टी लाइन के बिलो जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, जो स्कीम्स जो गवर्नमेंट निकालती है वो डायरेक्टली जो है बेनिफिशरीज को कैसे पहुंचेगी, उसके लिए ये पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया। तो इससे क्या होता है कि डायरेक्टली जो होता है, जो अमाउंट जो होती है, जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंट होती है, असिस्टेंस होती है, वो डायरेक्टली जो बेनिफिट जो है उसका बेनिफिशरी को मिल जाता है, उस उनके अकाउंट में जो जो भी पेमेंट है वो चली जाती है डायरेक्टली। ठीक है, तो ये जो है ये बैंकिंग के साथ भी लिंक्ड है। जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है वो CBS के साथ लिंक्ड है। इंटरफेस इसका जो है, CBS क्या है? सेंट्रल बैंकिंग, सॉरी, कोर बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, कोर बैंकिंग सिस्टम जो है उसके साथ ये लिंक्ड है। इसीलिए क्या होता है, जो कस्टमर्स के जो बैंक में जिनके अकाउंट्स होते हैं उनको डायरेक्टली DBT के द्वारा, DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जिसे कहा जाता है, उसके द्वारा क्या होता है, उनके अकाउंट में जो हो, उनको जो हेल्प, जो असिस्टेंस आनी होती है वो डायरेक्टली पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये उसमें हेल्प करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस वॉज डन बाई इंक्लूडिंग PFMS इन द डैश इनिशिएटिव ऑफ द अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन। अब दिस वॉज डन का मतलब क्या है इसमें, कि जो PFMS जो है वो, जो पहले तो उसका नाम कुछ और था, ठीक है ना, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो जब PFMS आया तो वो कैसे आया? ठीक है, तो वो हमें बताना है कौन सा प्लान था, जो प्लानिंग कमीशन का जो कौन सा प्लान था जिसके तहत ये PFMS आया। तो आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, 11th प्लान। ऑप्शन बी, 12th प्लान। ऑप्शन सी, 10th प्लान। और ऑप्शन डी, 9th प्लान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 12th प्लान। 12th प्लान ऑफ द प्लानिंग कमीशन, उसने जो है PFMS को लाया था। एक्चुअली ये इसने रिप्लेस किया था जो हमने पहले पढ़ा, सेंट्रल प्लान फॉर मॉनिटरिंग सिस्टम जो था, उसको रिप्लेस किया था इसने, PFMS ने। ठीक है, तो ये 12th प्लान जो था प्लानिंग कमीशन का, उसने उससे उससे हुआ था ये। ठीक है, अब आपको जैसे पता ही होगा, अब जो प्लानिंग कमीशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इसकी जगह एक और, इसको भी रिप्लेस कर दिया गया है बाई नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग ने जो है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर लिया है। ठीक है, ये कब हुआ था? 2014 में। 2014 में नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, और PFMS कब आया था? वो आया था 2009 में। ठीक है, ये आप चाहें तो अलग से नोट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इज़ ए वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिज़ाइंड डेवलप्ड ओन्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाई द, मतलब जो जो ये पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको किसने डिज़ाइन किया है, कौन इसको चलाता है, ठीक है, और ये इम्प्लीमेंट कौन करता है, ये सारी चीज़ें किसके अंडर होती हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑप्शन बी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड फाइनेंस, ऑप्शन सी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, और ऑप्शन डी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका आपने सही आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है वो ये जो डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन जो है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की वो करता है, ठीक है, और ये गवर्नमेंट के अंडर आता है। ये एक्चुअली गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर का डिपार्टमेंट होता है उसे कहा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंडर आता है ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। और वो फर्दर किसके अंडर आता है, वो फर्दर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसको आप अलग से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी इन इंडिया। ये सिंपल क्वेश्चन है बट बहुत बार पूछा जाता है ये कि इंडिया में जो सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी है वो कौन है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी SEBI, ये सेबी है, ठीक है, ऑप्शन सी RBI, और ऑप्शन डी NABARD, ठीक है। आपको इसका सही आंसर बताना है कि जो इंडिया में जो सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी है वो कौन सी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी RBI। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है RBI, वो जो है सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी है जो कि बैंकिंग रेगुलेशन करती है इंडिया में, ठीक है। तो इसका सही आंसर है RBI। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ RBI। इनमें से कौन सा जो है RBI का फंक्शन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, ऑप्शन बी बैंकिंग सुपरविजन, ऑप्शन सी बैंकर टू बैंक्स, और ऑप्शन डी कंट्रोलिंग एम्प्लॉयमेंट। आपको यह बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो RBI नहीं करता है। देखिए RBI जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इन्फ्लेशन क्या होता है, जो आपकी जो महंगाई होती है उसको कंट्रोल करने में RBI हेल्प करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। और बैंकिंग की सुपरविजन के लिए भी RBI ही रिस्पॉन्सिबल होता है, वही फंक्शनिंग, जो ये भी एक फंक्शन है RBI का कि वो बैंकिंग को सुपरवाइज करता है कि बैंकिंग जो है बाकी जो बैंक्स में जो बैंकिंग हो रही है वो सही हो रही है, प्रॉपर वे में हो रही है या नहीं, वो सारा RBI का ही फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद बैंकर टू बैंक्स, RBI खुद एक बैंक है जो कि बाकी जो बैंक्स हैं जैसे स्टेट बैंक हो गया और भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, प्राइवेट बैंक्स हो गए, उनके लिए ये खुद एक बैंकर है। तो ये भी एक फंक्शन है RBI का, ठीक है। इसको ये मतलब बाकी बैंक्स को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो RBI है, ठीक है। और जो ऑप्शन डी है कंट्रोलिंग एम्प्लॉयमेंट, ये RBI का फंक्शन नहीं है। एम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना RBI का फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी कंट्रोलिंग एम्प्लॉयमेंट। ये जो है ऑप्शन नहीं है, सॉरी फंक्शन नहीं है RBI का। जो A, B एंड C हैं ये तीनों RBI के फंक्शंस हैं, ठीक है। इसके अलावा RBI जो है बैंकर टू बैंक्स तो है ही, बैंकर टू गवर्नमेंट भी है, ठीक है। ये भी कई बार पूछा जाता है हु इज़ द बैंकर टू गवर्नमेंट, तो उसमें भी RBI ही आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। अब इंडिया को जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको कौन रेगुलेट करता है। तो आपके ऑप्शंस हैं SEBI सेबी,
IRDAI, नाबार्ड और PFRDA, इनमें से आपको बताना है कि इंश्योरेंस सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है इंडिया में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है IRDAI। इसका फुल फॉर्म जो है वो आप लिख सकते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। मैं जैसे बोल रहा हूँ आप इसको नोट कर लीजिए। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो है ये इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है इंडिया में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज रिगार्डेड एज द क्वीन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। किसको इनमें से इन ऑप्शंस में से किसको क्वीन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी आरबीआई और ऑप्शन डी नाबार्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है आरबीआई। आरबीआई ही जो इंस्टीट्यूशन है जिसको इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का क्वीन कहा जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर वॉज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास्ड? अब जो बैंकिंग जो इंडिया में है वो जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर उसके प्रोविजंस जो हैं, मतलब बैंकिंग कैसी वर्किंग, बैंकिंग की जो बैंक्स की वर्किंग है वो कैसी होनी चाहिए, वो जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर मेंशन्ड है, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो कब पास हुआ था, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1965 और ऑप्शन डी 1969। अब ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके खुद ही आंसर करने का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 1949। इसको ऐसे कहा भी जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। तो 1949 को ही ये पास हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज आरबीआई हेडक्वार्टर्ड? आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी हैदराबाद। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मुंबई। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया? ठीक है, मनी मार्केट जो है उसको कौन रेगुलेट करता है इंडिया में? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी और ऑप्शन डी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट। तो आपको बताना है मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है इंडिया में। तो इसका जो सही आंसर है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई ही है जो कि मनी मार्केट जो है, मनी मार्केट बेसिकली क्या है, जो गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उनका जो लेन देन है मार्केट में वो उसको मेंटेन करना, जो उसको कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई, ठीक है। मनी मार्केट के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, जो हमारे नेक्स्ट एमसीक्यूज आएंगे उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये दो टाइप्स की होती हैं, एक मनी मार्केट होती है और एक कैपिटल मार्केट होती है, ठीक है। ये फाइनेंशियल सिस्टम जो है, फाइनेंशियल सिस्टम के अंडर दो टाइप की मार्केट्स आती हैं। इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है और इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है, ठीक है। जो लेन देन जो होता है वो मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए होता है और कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए। बट इसके बारे में जो हम नेक्स्ट एमसीक्यूज पढ़ेंगे आगे वाले, उनमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे।
तो आप इसमें ये है कि जो मनी मार्केट जो है उसको रेगुलेट कौन करता है, तो इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज आरबीआई एस्टैब्लिश्ड? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कब एस्टैब्लिश हुआ था, कब बना था? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1934, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1948 और ऑप्शन डी 1949। तो आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुआ था आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1935। अब आरबीआई जो है वो एस्टैब्लिश 1935 में हुआ था, बट अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच एक्ट? आरबीआई एक्ट 1934। ये आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। एक आरबीआई एक्ट है 1934 का, उसके प्रोविजंस के अंडर ही आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया था 1935 में। तो आरबीआई एक्ट जो है वो 1934 को बना था और उसी के अंडर 1935 में आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट हो गई थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज आरबीआई नेशनलाइज्ड? नेशनलाइज्ड का मतलब हो गया कि कब ये पब्लिक हो गया। पब्लिक का मतलब ये गवर्नमेंट का कब से हो गया, फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आरबीआई को कब नेशनलाइज किया गया आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 1934, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1948 और ऑप्शन डी 1949। तो आप सही आंसर बताइए इसका। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 1949। आरबीआई जो एस्टैब्लिश हुआ था वो हुआ था 1935 को, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस 1949 को उसे नेशनलाइज कर दिया गया था। ठीक है, 1935 को एस्टैब्लिश हुआ और 1949 को इसे नेशनलाइज कर दिया गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी जो हम पहले बहुत काफ़ी ऑप्शंस में हमने देखा सेबी करके आ रहा था, मैंने उस टाइम आपको इसकी जो फुल फॉर्म थी तभी नहीं बताई थी क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में था। तो अब हमें ये बताना है कि सेबी की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो सेबी स्टैंड्स फॉर, आपके ऑप्शंस हैं सिक्योरिटीज़ एंड ई कॉमर्स बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी साइंटिफिक ई कॉमर्स बोर्ड ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो है, जो हमारे जो सेबी जो है वो क्या करता है, जो हमारे जो ऐसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट आपने सुना ही होगा, उनको रेगुलेट करता है ये। ठीक है, तो इसका जो सही फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भी पूछा जा सकता है फुल फॉर्म जो है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ अ चेक? अब चेक क्या है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है इसे। ठीक है, तो ये बैंक्स इशू करते हैं मोस्टली। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम जो वैलिडिटी है बैंक चेक्स की वो कितनी हो सकती है, कितनी होती है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 90 डेज, ऑप्शन बी 60 डेज, ऑप्शन सी 30 डेज और ऑप्शन डी 15 डेज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 90 डेज। किसी भी चेक की जो वैलिडिटी है वो कब तक वैलिड रहता है, तो वो 90 डेज तक वैलिड रहता है। उसके बाद उसे क्या कहते हैं, उसके बाद उसे कहते हैं स्टेल चेक। ठीक है, उसके बाद उसे स्टेल चेक कहते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच हैंडल्स द रीफाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया? तो आपके ऑप्शंस हैं,
ऑप्शन ए SIDBI, सिडबी कहते हैं इसे, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी सेबी और ऑप्शन डी NABARD। तो ऐसा कौन सा जो इंस्टीट्यूशन है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन वो हो गया जो कि मेन फोकस रखता है किसी भी सेक्टर पे। तो ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो रीफाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया इनमें मेन फोकस रखता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी NABARD। इसके बारे में भी आपने काफ़ी ऑप्शंस में पढ़ा है। इसकी फुल फॉर्म जो है, NABARD की फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसके लिए ये बनाया गया है, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर को फाइनेंस करने के लिए इस बैंक को बनाया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप इससे आपको एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर देखने के लिए ज़रूर आएँ। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन लिंक आ जाए। हमारी प्लेलिस्ट में काफ़ी और सब वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं, काफ़ी MCQs भी अवेलेबल हैं, कुछ बहुत सारे लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। आप जाएं उन्हें देखें और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।